हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज हम बात करेंगे आरआरबी स्केल 2 जीबीओ रीजनल रूरल बैंकिंग में। जो आप अभी स्केल 2 का एग्जाम देकर अभी रिजल्ट का वेट कर रहे हो या रिजल्ट आ गया है, तो जनरल बैंकिंग ऑफिसर में जिसकी ज्वाइनिंग होती है या जो सिलेक्ट होता है उसका क्या प्रोसेस रहता है, क्या उसकी जो प्रोफाइल रहती है, क्या उसको सैलरी एंड अलाउंसेस मिलते हैं और उसको करियर में क्या ग्रोथ है, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, इस सब के बारे में हम बात करेंगे। अगर आपका किसी का कोई डाउट रहेगा तो वो कमेंट में लिख दीजिएगा। जितना जल्दी हो सकेगा हम उसका आपका जवाब देंगे। तो जैसे ही आपको रिजल्ट आता है 1 तारीख को, मोस्ट प्रोबेबली ये 1 जनवरी को आ जाता है, लेकिन एक बार ऐसा हुआ था कि 1 फेब को आया था। तो जैसे ही आपको सिलेक्शन का मेल आता है या रिजल्ट आप देखते हो तो फिर आपके मन में रहता है कि अब क्या आगे प्रोसेस रहेगा, कैसे कैसे मेल आएगी, कैसे मुझे पता चलेगा कि अब क्या करना है। तो सबकी आपको कोई टेंशन नहीं लेनी। आईबीपीएस के थ्रू आपको स्टार्टिंग में मेल आएगी। फिर मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है बैंक की तरफ से आपको मेल आती है तो डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपको बुलाया जाता है। जनरली जो डॉक्यूमेंटेशन होती है वो हर आरआरबी के अपने हेड ऑफिस में होती है। एंड आपको उसके मतलब डॉक्यूमेंटेशन रेडी करवाने के लिए आपको 15 से 20 दिन का मिनिमम टाइम मिलता है, इतना बफर होता है उनकी मेल में। और डॉक्यूमेंटेशन के लिए जब वो बुलाते हैं उसमें तो इजीली सारे डॉक्यूमेंट 2 से 4 दिन में मैक्सिमम डॉक्यूमेंट तैयार हो जाते हैं। जिसमें मेन आपका एक रहता है पुलिस वेरिफिकेशन का। वो आप नॉर्मली स्टेशन में जाके अप्लाई कर दीजिएगा, ऑनलाइन अप्लाई हो जाता है। कई बैंक अपना फॉर्मेट भी देते हैं पुलिस वेरिफिकेशन का, लेकिन जरूरी नहीं है। जो पुलिस डिपार्टमेंट अपना जो ऑनलाइन सर्टिफिकेट देता है वो भी एक्सेप्टेबल होता है। इसके अलावा बेसिक डॉक्यूमेंट एक बॉन्ड बनवाना होता है। कई बैंक को, मेरे बैंक में जैसे 1.5 लाख रुपए का 1.5 लाख रुपीज का बॉन्ड बनवाया था। तो उसमें कोई श्योरिटी रहता है जो वो आपके मतलब फैमिली मेंबर ही होना चाहिए। मैंने खुद क्या किया था कि मैंने दोस्त को रख दिया था गारंटी में। दोस्त को एज ए श्योरिटी रख लिया था, लेकिन फिर उन्होंने बोला था कि आपके फैमिली मेंबर से ही आपको बॉन्ड बनवाना है श्योरिटी का। उसके अलावा मेडिकल होता है। कई बैंक अपना टाई अप रखते हैं मेडिकल्स के साथ, हॉस्पिटल्स के साथ, वहीं से करवाना होता है। कई आपको बाद में टाइम दे देते हैं कि आप एक बार डॉक्यूमेंटेशन के बाद इतने दिन में मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करवा दीजिए, या फिर कई ज्वाइनिंग के बाद भी करवा देते हैं साथ के साथ। कई गवर्नमेंट हॉस्पिटल का एक्सेप्ट करते हैं, कई उनका खुद का मेडिकल के साथ टाई अप होता है। मेडिकल में ऐसा कुछ सीरियस कुछ नहीं रहता है। इसमें क्या है कि आपका वो आंख चेक करेंगे, आई साइट आपकी चेक करेंगे, ठीक है, आपकी हार्ट बीट और ये सब, वेट, एक यूरिन टेस्ट, वैसे बेसिक से टेस्ट होते हैं। इसमें कुछ ऐसा वो आर्मी और पुलिस वाला कुछ ऐसा नहीं रहता। उसके बाद जब आपकी सारी ये डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद आपको एक मेल आती है जिसमें लिखा रहता है कि आपको कौन से रीजनल ऑफिस आपको अलॉट हुआ है। तो मेन आपको जो है आरओ में ही रिपोर्टिंग रहती है फर्स्ट डे। और उसके बाद जब आप आरओ में रिपोर्ट करते हो तो वहां फिर से वो बेसिक डॉक्यूमेंटेशन, फिर वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा करवा लेते हैं कई ये बैंक, कई नहीं करवाते हैं। 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, ऐसा कुछ रहता है इनका। उसके बाद आपको सेम डे ब्रांच मिल जाती है कि आपको इस ब्रांच में कल से रिपोर्ट करना है। कोई बैंक कुछ ट्रेनिंग इनिशियली करवाते हैं। कई ज्वाइनिंग के 1-2 महीने में, 3-4 महीने में ट्रेनिंग जो है 5 से 6 दिन की, आजकल तो ऑनलाइन ट्रेनिंग ही करवा देते हैं। पहले तो इनके एचओ में या कहीं ट्रेनिंग सेंटर पे भेज के ट्रेनिंग करवाया करते थे। तो ये सब आपका ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज रहेंगी। 2 से 3 महीने का टाइम लग जाता है इन सब में। पहले मेल आएगा, फिर आपके डॉक्यूमेंटेशन के लिए बुला जाएंगे, डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद फिर मेल आएगा आपको आरओ कौन सा मिला है। फिर आरओ में आप ब्रांच पता लगता है। कई में क्या रहता है कि डॉक्यूमेंटेशन के इमीडिएट 1-2 वीक में ज्वाइनिंग करवा लेते हैं, या थोड़ा सा आगे पीछे रहता है अपने अपने सभी अलग अलग बैंकों का। तो इसमें अच्छा कोई घबराने वाली बात है नहीं। तो बात करते हैं जॉब प्रोफाइल की। क्या आपकी ब्रांच रहती है, कैसी लोकेशन रहेगी, डेजिग्नेशन क्या मिलेगी आपको,
मैक्सिमम आप जो जनरल बैंकिंग ऑफिसर स्केल 2 जाएंगे तो आपको एज ए ब्रांच मैनेजर ही आपको ब्रांच दी जाएगी। कुछ चांसेस रहते हैं कि आप एज ए सेकंड ऑफिसर ज्वाइन करो जिसमें लाइक ब्रांच मैनेजर की रिटायरमेंट ड्यू है या उसका ट्रांसफर ड्यू है। तो इसके ऐसे केसेस में आप 2-4 महीने 6 महीने एज ए सेकंड ऑफिसर भी रहेंगे तो इससे क्या रहता है, आपको टाइम मिल जाता है सीखने का। हर बैंक का थोड़ा सा वर्क कल्चर अलग रहता है, थोड़े से प्रोसेस अलग रहता है हर बैंक का। किसी में फिनेकल 7 है आज भी, किसी में फिनेकल 10, तो आपको बेसिक उसका आइडिया आ जाता है। फिर बात करते हैं ब्रांच स्टाफ की। तो ब्रांच स्टाफ जनरली आपको दो मिलेंगे, एक जिसमें ऑफिस असिस्टेंट रहेगा एंड दूसरा या तो ऑफिस असिस्टेंट ही रहेगा वो भी, या स्केल 1 रहेगा। तो आपके 3 स्टाफ की टीम रहेगी, ब्रांच रहेगी, जिसमें आपको हैंडल करना रहेगा सारा काम। मैक्सिमम कई ब्रांचों में तो ऐसा भी रहता है कि 2 ही स्टाफ है, एक आप स्केल 2 ऑफिसर जाएंगे, दूसरे आपके ऑफिस असिस्टेंट या स्केल 1 कोई एक रहेगा। तो आपको 2 बंदों को ही ब्रांच संभालनी पड़ेगी। एक साथ में आपको डेली वेजेस बेस पे बंदा रहेगा, पीएन बोल लीजिए उसको, या जो हेल्पर है वो रहेगा, ऑफिस बॉय टाइप। तो ये आपका स्टाफ रहेगा। इसमें आपको एक तो स्टाफ जो मेन वो तो कैश पे ही रहेगा। अब जब टू मेन ब्रांच होती है तो फिर उसको कैशियर को ही बाकी सारे प्रोसेस करने रहते हैं, क्योंकि इसके फिर आपको अगर आप करोगे तो वेरीफाई आपको आरओ से करवाना पड़ेगा काम। तो ऐसा रहेगा। और फिर बात आती है टारगेट की कि क्या मेरे को डेली का रहेगा या मंथली रहता है, कैसे काम करना होता है। ऐसा नहीं है कि आप अब जीबीओ जाएंगे तो आपकी लाइफ जो है वो रिलैक्स मोड में आने वाली है। ऐसा बिल्कुल नहीं, आपको काम करना है। ब्रांच ज्वाइन करके आपको ब्रांच की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी रहेगी, क्योंकि आप एज ए ब्रांच मैनेजर ज्वाइन करेंगे तो आप ही रिस्पॉन्सिबल रहेंगे ब्रांच के लॉस के लिए और प्रॉफिट के लिए। तो बात करते हैं टारगेट्स की। तो देखिए इसमें क्या रहता है, बैंकों में कैंप चलते रहते हैं वीकली। कोई एक दिन, वीक में एक दिन एनपीए कैंप रहेगा, एक दिन एडवांस कैंप रहेगा, अग्रिम कैंप बोल देते हैं उसको। तो किसी दिन थर्ड पार्टी कैंप रहेगा जिसमें आपको फाइनेंशियल इंक्लूजन वाले सारे प्रोडक्ट रहते हैं, जेजेबीवाई, एसबीवाई, अटल पेंशन, ये सब करवाने रहते हैं। मेन टारगेट जो आरआरबीज का है वो आज के टाइम में एनपीए का ही है। एनपीए रिड्यूसिंग के लिए आपको बेसिक नॉलेज तो हो जाएगी, साथ में 1-2 बार जब आप कोई भी एनपीए को लाइक अकाउंट को क्लोज करवाएंगे या उसको रिकवर करवाएंगे तो आपको उसका प्रोसेस पता चल जाएगा कि लाइक कोई कंप्रोमाइज है या एनपीए सेटलमेंट है। तो वो कुछ ज्यादा मुश्किल, देखिए प्रोसेस आरआरबीज में बिल्कुल मुश्किल नहीं है। जितना कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस प्राइवेट बैंकों में रहता है, इतने डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होते हैं हर चीज में, ऐसा आरआरबीज में बिल्कुल नहीं है। एज ए सोल ब्रांच मैनेजर मैक्सिमम चीजें आप खुद ही अपने ब्रांच पे कर पाएंगे, जैसे कि अकाउंट ओपनिंग हो गया या कोई लोन सैंक्शनिंग हो गया। एज ए स्केल 2 जो है आपको 10 लाख तक की पावर रहती है लोन एडवांस सैंक्शन करने की। तो उसमें भी अलग अलग टाइप के एडवांसेज रहते हैं, केसीसी एंड ये जो मुद्रा है ये ज्यादा फोकस में रहता है, केसीसी एंड मुद्रा। और तीसरा जो सबसे आज के टाइम में आरआरबीज में जो मोस्ट फोकस प्रोडक्ट है वो है एसएचजी, हेल्प सेल्फ हेल्प ग्रुप को लोन देना। बहुत इजी प्रोसेस होता है उसका। उसके अलावा जो अदर डिपार्टमेंट्स होते हैं वो आपके जो रीजनल ऑफिस में रहते हैं, उसमें मेनली जो आरओ में डिपार्टमेंट रहते हैं वो होता है, एक आपका क्रेडिट डिपार्टमेंट होता है, एक आपका रिकवरी डिपार्टमेंट होता है, एक प्लानिंग डिपार्टमेंट रहता है, तो एक कंप्लायंस का रहता है, फिर आईटी का रहता है। 5-6 डिपार्टमेंट होते हैं। एक ऑडिट डिपार्टमेंट का भी स्टाफ रहता है आरओ में, जो हर ब्रांच का ऑडिट मतलब करवाता है और उसको फिर वेरीफाई करवाता है, जो उसमें पेंडेंसीज आती हैं ऑडिट में वो रिजोल्व करवाना उस डिपार्टमेंट का रहता है। उसके बाद रीजनल मैनेजर रहते हैं अपना आरओ में, और एक डिप्टी रीजनल मैनेजर भी रहते हैं, डीआरएम। तो ये आरओ का कॉन्स्टिट्यूशन टाइप में है कि ये डिपार्टमेंट है वहाँ पे। उसके बाद कस्टमर बेस देखिए क्या रहेगा ना आरआरबीज में। अगर आपके गांव में पोस्टिंग है तो वहाँ जो सारा 99% जो है ना कस्टमर, वो ये केसीसी एंड मतलब रूरल ही रहेंगे ऑब्वियसली।
तो ज़्यादा बड़ा ऐसा नहीं है कि जैसे प्राइवेट में HDFC एंड ICICI में, तो मतलब इन बैंकों में भी मैंने काम किया हुआ, तो वहाँ के कस्टमर बेस बिल्कुल हाईली एजुकेटेड एंड उनको हर छोटी सी बात पे उसको एस्केलेट करने का और ये सब रहता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, RRBs में बहुत ही शरीफ और मतलब टाइप के भोले इंसान आते हैं। अगर आप उनको अच्छे से ट्रीट करेंगे तो वो आपको बिल्कुल अपने मतलब इतनी इज्जत देंगे कि आपको अच्छा लगेगा काफी। तो ये सब है। काम थोड़ा सा अगर देखिए आप काम उसमें मतलब बिल्कुल फील होके करते हैं, इन्वॉल्व होके करते हैं, तो आपको काम करने में मजा भी आएगा। अगर आप ब्रांच को ही अपना ये समझेंगे कि हाँ इस ब्रांच की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लेनी है, इसका मुझे NPA कम करना है, इसका मुझे एडवांस बढ़ाना है, गुड क्रेडिट करना है, एंड छोटे छोटे इनिशिएटिव आप अपनी ब्रांच लेवल पे कर सकते हो, है ना। तो ये सब है। आई थिंक अगर आपको कोई जॉब रिलेटेड अभी कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट में डाल दीजिए। बात करते हैं सैलरी एंड अलाउंसेस की। तो सैलरी में जो आपका बेसिक पे रहेगा वो रहेगा 48,170 रुपीज। उस पर DA मिलेगा आपको, डियरनेस अलाउंस बोलते हैं, 35-33% कुछ है। उसके बाद हाउस रेंट अलाउंस मिलता है। RRBs में ऐसा नहीं है कि आपको लैंडलॉर्ड के अकाउंट में पैसा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, सैलरी का ही पार्ट रहता है HRA। फिर DA मिलता है, स्पेशल अलाउंस पे स्पेशल अलाउंस मिलता है। उसके बाद अभी लोकल एंड लर्निंग अलाउंस भी मिलना स्टार्ट हुआ है RRBs में, कुल मिला के 1300 रुपये का दोनों है। उसके बाद जो आपका ग्रोस सैलरी रहती है वो अप्रोक्सीमेट 80,000 के रहेगी। किसी में एक दो अलाउंस ज़्यादा रहेगा तो 81 हो जाता है, तो किसी में 79 रह जाता है। तो उसमें से फिर आपका इनकम टैक्स कटेगा अप्रोक्सीमेट 7,500 से 8,000 रुपये, जो आप डिक्लेरेशन बीच में मांग लेंगे बैंक आपसे, तो डिक्लेरेशन दे देंगे इन्वेस्टमेंट की, तो आपको फिर वो इनकम टैक्स में रिबेट मिलनी साथ के साथ स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद NPS में कटेगा आपका पैसा, वो भी अराउंड 7,000 ही रहता है। तो कुल मिला के आपकी जो इन हैंड सैलरी रहेगी वो 65-66,000 रहने वाली है। मिनिमम में इतना तो रहता ही, 65 तक मिल जाता है, किसी में 68-69 भी चली जाती है। 2,000 का ही RRB टू RRB डिपेंड करता है। उसके बाद अलाउंस में आपका आ जाता है कि लाइक न्यूज़पेपर अलाउंस मिलता है, आप कहीं बैंक के काम से ट्रेवल जा रहे हैं तो विजिट उसमें मिलता है, पेट्रोल का मिलता है। आप कुछ टाइम बाहर रहे हैं 4 घंटे से ज़्यादा, तो आपको डेली अलाउंस का हाफ मिलता है। 8 घंटे से ज़्यादा है तो अलग से पूरा कंप्लीट 1,200 रुपये का कुछ है हमारे बैंक में। सब में थोड़ा बहुत अलग अलग होगा। लाइक आप विजिट पे गए, कहीं RO में ही मीटिंग में गए आप, तो आप सुबह निकले फिर आप शाम को वापस आए, तो उस दिन का आप ये लगा लीजिए कि आपको फुल डे का जो है DA मिलेगा 1,200 रुपये, एंड अलग से जो पेट्रोल का आने जाने का रहेगा वो मिलता है। ये थोड़ा बहुत बैंकों में अलग अलग रहता है भाई। हमारा अलग बैंक है, दूसरे बैंकों में कुछ और ऊपर नीचे अमाउंट होगी। उसके अलावा अलाउंसेस की बात कर, एक्सपेंसेस की बात करते हैं, तो ब्रांच में जो भी एक्सपेंस आप करेंगे लाइक स्टेशनरी का है, वो आप साथ के साथ कैश पेमेंट करवा सकते हैं। एंड आपको हर महीने बिजनेस एंटरटेनमेंट के उसमें भी अलाउंस 500 रुपये या किसी में कुछ ज़्यादा मिलता रहे है। एंड थर्ड जो आपका रहता है रिवॉर्ड्स में ये कि बैंक जो टाइम टू टाइम कैंपेन चलाते रहते हैं। कोई इंश्योरेंस वाला चला देगा लोन में, हेल्थ इंश्योरेंस वाला, थर्ड पार्टी वेंडर, उसमें आपको वो बुला के फैसिलिटेट करना, और ये सब है जो थोड़ा कम्पिटिटिव माहौल बनाने के लिए बैंक अपना इनिशिएटिव करता रहता है। बात करते हैं करियर एंड ग्रोथ में, तो आपको मन में ये रहेगा कि मैं अब स्केल 2 से स्केल 3 कब बनूंगा, जल्दी कैसे बन सकता हूँ, कोई टेस्ट है या कैसे रहेगा। तो देखो भाई, प्रमोशन में जो स्केल 2 से स्केल 3 का बेसिक टाइम पीरियड रहता है वो 5 साल का रहता है। ठीक है, 5 साल आपने पूरे किए तो आप एलिजिबल होते हो स्केल 3 का इंटरव्यू देने के लिए। अदरवाइज सीनियोरिटी लिस्ट के अकॉर्डिंग प्रमोशन अलग होता है। फास्ट ट्रैक में ये होता है कि आप एलिजिबल हो गए, आपने इंटरव्यू दिया, अच्छा आपने एक बेसिक सा रिटन टेस्ट होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है, अच्छा परफॉर्म किया आपने, अच्छा इंटरव्यू दिया, एंड आपकी जो परफॉर्मेंस है थ्रू आउट द ईयर योर करियर, 5 साल का जो आपने बैंक में दिया है टाइम, वो कैसा है परफॉर्मेंस। रिकमेंडेशन जाती है RO लेवल से HO में कि हाँ इसकी परफॉर्मेंस ऐसी है।
उस बेसिस पे आपका जो है 5 साल में आप अगर सब अच्छा रहता है तो स्केल 2 से स्केल 3 आप प्रमोट हो जाते हैं। ठीक है, 3 साल बाद ट्रांसफर भी हो जाता है, तो आप दूसरे डिपार्टमेंट में भी जाके काम कर सकते हैं या आपको दूसरी लोकेशन मिलेगी एक ही। उसके बाद जो आपका मेन रहता है जिसके लिए सभी कैंडिडेट जो एक्साइटेड भी रहते हैं, JIB एंड CIB। देखिए JIB जो आप एग्जाम, अब तो नया सिलेबस आ जाएगा, इसके 5 एग्जाम होंगे। जब हमारे टाइम में 3 एग्जाम थे, तो एग्जाम चाहे कितना भी हो वो रहना उतना ही, उसको बस डिवाइड कर दिया इन्होंने पार्ट्स में, थोड़ा सा सिलेबस थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया है। लेकिन जो JIB का आपका फायदा, आप दो बेसिक फायदे देखिए। पहला तो है कि आपको इंक्रीमेंट मिल जाएगा, एक आपका जो है आपको बेसिक बढ़ जाएगी आपकी, और उसके अकॉर्डिंग सारे इंक्रीमेंट लग जाएंगे, लगभग 2-3 हज़ार 3 हज़ार मैक्सिमम तक का इंक्रीमेंट लगता है। फिर टैक्स भी उसमें, फिर वही टैक्स डिडक्ट हो जाता है, तो ये मान के चलिए आपकी 2-2.5 हज़ार रुपये सैलरी जो है इन हैंड बढ़ जाएगी। दूसरा इसका फायदा ये रहता है कि आपको जो है नॉलेज आपका एक लेवल बढ़ जाता है। तीसरा, कल को आप प्रमोशन के लिए इंटरव्यू देने जाएंगे तो वो सबसे पहले उसका क्वेश्चन ये रहता है कि JIB CIB आपने कर लिया तो उसके अलग वो कुछ मार्क्स मिलते हैं। अगर आपने नहीं किया तो फिर वो जो इंटरव्यू पैनल होता है उसको फिर ये रहता है कि ही इज नॉट सीरियस अबाउट हिज करियर। मतलब आपका एक नेगेटिव, अगर आप देखिए नेगेटिव जाए ना जाए, लेकिन अगर JIB CIB आपने कर लिया तो पॉजिटिव पॉइंट तो जाना ही जाना है आपका। तो ये फायदा है। सेम CIB में है कि आपका एक इंक्रीमेंट लग जाएगा, और इसमें जो है आपका एक अलग लेवल का आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा बैंकिंग का, जब आप CIB क्वालिफाई कर लेते हैं तो। अभी जैसे कि आपने अभी रिसेंटली ही स्केल 2 का एग्जाम क्रैक करा है, तो मेरा ये पर्सनली मानना है कि अभी जैसे ही आपका सिलेक्शन होता है, मेल आती है, आप JIB एंड CIB देखें। अभी आप स्टडी के टच में हैं, अभी उसको ठीक है, आप अगर दिन में 1-1.5 घंटा पढ़ेंगे तो दोनों पेपर निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई कुछ मुश्किल नहीं है। जितना इसका वो बना रख, मैंने खुद ज्वाइन होते फर्स्ट जैसे JIB आया था वो क्लियर किया, फिर CIB क्लियर कर लिया। अभी जो मैंने अभी रिसेंटली जो दिसंबर में लास्ट 10 दिसंबर का एग्जाम था इसका 2022 में CIB का, वो मेरा क्लियर हो गया। तो सेम यही है कि आप अभी से ही सिलेबस देखना स्टार्ट करें, कैसे क्या करना है, स्ट्रेटेजी बनाएं। RRBs में आपको टाइम अच्छा खासा मिल जाएगा तैयारी करने का, सुबह शाम आप, मतलब इतना वो नहीं रहेगा कि प्राइवेट बैंक की तरह। तो ये जो दोनों कोर्स हैं, आप ये बेसिक कोर्स तो ये तो दोनों आपको करने ही हैं। आप ये मान के चलिए करियर में अगर आपको इसमें एक अपना स्टैंड बनाना है तो आपके बैंक में। उसके बाद अदर अपॉर्चुनिटीज में तो आपका यही रहता है कि जैसे RBI ग्रेड बी की अगर कोई आप तैयारी करना चाहते हैं, तो उसमें जो अगर आप एज ए बैंकर किसी PSB में बैंक में RRB में काम कर रहे हैं तो उसका आपको एज रिलैक्सेशन मिलता है मैक्सिमम 3 साल तक का। आप अगर 30 से पहले ज्वाइन कर लेते हैं तो आप ये मान लीजिए कि जो आपकी RBI ग्रेड बी में 33 आपकी एज लिमिट हो जाएगी। दूसरा अदर अपॉर्चुनिटीज में ये है कि आप जो है और फ्लैगशिप कोर्सेज होते हैं IIBF जो करवाता है, जैसे जो CIB क्वालिफाइड कैंडिडेट ही उसके लिए एलिजिबल रहते हैं। एक होता है CCP, सर्टिफाइड क्रेडिट पर्सनल एंड चार्टर्ड बैंकर। ये आप एग्जाम जो क्लियर कर सकते हैं, इससे आपको नॉलेज भी बढ़ेगी। और कल को अगर बैंक में कोई क्राइटेरिया रहता है कि हाँ ये एक नया डिपार्टमेंट बना है, इसमें वो कैंडिडेट ही हम लेंगे जिसने एक स्पेसिफिक कोर्स जो है क्लियर या उसका एग्जाम क्लियर कर रखा है, तो ये अपॉर्चुनिटीज आपके तभी खुल ओपन होंगी जब आप अलग कोर्सेज साथ के साथ करते रहेंगे, आप अपनी स्टडी कंटिन्यू रखेंगे। तो बहुत ही मतलब ब्राइट फ्यूचर है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ दिन भर की उसमें मतलब 4 काम में बिजी रहेंगे, आपको कुछ हो नहीं है। बैंक टाइम टाइम आपको घूमने का भी अलाउंस देता है, कोई बैंक 2 साल में देता है, कोई 4 साल में देता है। मेडिकल अलाउंस साल में एक बार मिलता है, 12,000 रुपया, 10,000 कुछ। जो है धीरे धीरे अभी नई भी प्रेड सेटलमेंट आ जाएगी तो आपके जो सारी सैलरी है वो बढ़ जाएगी। तो मतलब एक बहुत ही ब्राइट एंड प्रेस्टिजियस करियर है बैंकर्स का आज भी, स्पेशली आरआरबीज का जो करियर जो जॉब प्रोफाइल है वो बहुत रिस्पेक्टफुल है।
तो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा, कुछ हेल्पफुल लगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए जिन्हें आप चाहते हैं कि आप भी आरआरबी स्केल 2 की तैयारी करें। अगर आपका कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।